नमस्कार। आप सबको शारदीय नवरात्र की कोटिशः शुभकामनाएं। आज आश्विन शुक्ल पक्ष का प्रथम दिवस है। तदनुसार दिनांक 22 सितंबर 2025 है। आज के दिन शारदीय नवरात्र का प्रारंभ हो रहा है। यह 10 दिवसीय नवरात्र है इस बार, और माँ दुर्गा हाथी की सवारी करके आ रही हैं। बताते हैं, ऐसी मान्यता है कि हाथी की सवारी पे आना बड़ा शुभ है और 10 दिवसीय नवरात्र का होना भी शुभ है। नवरात्र हमारे हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार 4 बार आते हैं। एक शारदीय नवरात्र, एक वासंतिक नवरात्र और दो गुप्त नवरात्र होते हैं। इस प्रकार 4 होते हैं, लेकिन जो 2 गुप्त नवरात्र होते हैं वो साधु लोगों और तांत्रिक लोग मनाते हैं। बाकी गृहस्थ आश्रम वाले लोग ये शारदीय नवरात्र और वासंतिक नवरात्र ही मनाते हैं। तो नवरात्र शक्ति पूजा का उत्सव है। यह उत्सव हमेशा संधि काल में आता है। जैसे अभी गर्मी ऋतु समाप्त हो रही है और सर्दी ऋतु का प्रारंभ होने वाला है, तो संधि काल में ये शारदीय नवरात्र पड़ता है। उसी तरह वासंतिक नवरात्र भी उसी हिसाब से जाड़ा समाप्त होकर गर्मी की तरफ जब आने लगता है तो वासंतिक नवरात्र पड़ता है। आप लोगों को आज थोड़ा सा शक्ति की उपासना के पीछे जो कारण है और जो निवारण है, जो निदान है, जो मान्यताएं हैं, उस पर आप सबका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं, क्योंकि देश इस समय एक बड़े ही विचित्र स्थिति में फंस गया है, जिसे संधि काल का युग भी कहते हैं। यह हमारे देश की एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत रही है और वो सांस्कृतिक विरासत के पीछे एक बहुत बड़ी आर्थिक विरासत रही है। इतिहास गवाह है कि हमारी अर्थव्यवस्था और हमारी कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था, गोधन गजधन बाजीधन वाली अर्थव्यवस्था इतनी समृद्ध थी कि पूरा विश्व उसे चमत्कृत था। हमारे पूर्वजों ने प्राचीन काल में मसालों का निर्यात करके यूरोप और अफ्रीका इत्यादि देशों को मसालों का निर्यात करके एवज में बहुत सारा सोना इकट्ठा किया था, जो उस समय विनिमय का एक बहुत बड़ा प्रमाण था, मानदंड था। कालांतर में सभ्यता का विकास और लोगों को हुआ, लोगों को खान पान की आदतें मसाला की वजह से होने लगी, लोगों की रुचियां हुई। लेकिन आज भारत और अमेरिका के संबंधों के परिप्रेक्ष्य में मैं इस बात को विशेष रूप से उल्लेख करना चाहूंगा कि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि नास्तिक वह नहीं है जिसका कि ईश्वर पर विश्वास नहीं है, नास्तिक वह है जिसका अपने ऊपर विश्वास नहीं है। उन्होंने उपनिषद के एक वाक्य उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान निबोधयत का उद्घोष किया था और कहा था, उठो जागो और अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। 1893 में शिकागो में जो उनका जो एड्रेस हुआ था, उसे पूरा विश्व भारत के वेदांत दर्शन से चमत्कृत रह गया था। लेकिन अमेरिका कब बना? कोलंबस नामक एक स्पेनिश यात्री भारत के समुद्री रास्ते की खोज करते करते दूसरे मार्ग से अटलांटिक महासागर की तरफ चला गया और उसने अमेरिका खोज दिया। अमेरिका में उस समय आदिवासी रहते थे, जिसे लोग रेड इंडियंस कहे, वो लोग रहते थे। यानी 1492 से 2025 कुल 533 साल की एक सभ्यता है। उस सभ्यता का इतिहास आज उत्कर्ष में है कि वो विश्व की सबसे श्रेष्ठ शक्ति, इकोनॉमिक कहें, मिलिट्री पावर कहें, टेक्निकल पावर कहें, इलेक्ट्रॉनिक संपदा की पावर कहें, हर तरह से वो इलेक्ट्रॉनिक पावर और आज के आधुनिक युग की एक पावर बन गए। कारण अमेरिका को अमेरिका विदेशियों ने बनाया, अमेरिका को अमेरिका यूरोपियन ने बनाया, अमेरिका को अमेरिका जर्मनी से निकाले हुए जूज यहूदियों ने बनाया, अमेरिका को अमेरिका
हमारे भारत से गए 40 लाख से ज़्यादा लोगों ने बनाया। अमेरिका को अमेरिका चाइनीज लोगों ने बनाया, अमेरिका को अमेरिका जापानीज लोगों ने बनाया। इवन वहाँ के प्रेजेंट राष्ट्रपति भी जर्मन मूल के हैं, यानी अफ्रीकन मूल के लोग वहाँ मिलते हैं, मैक्सिकन होते हैं। यानी अमेरिका की एक ऐसी सभ्यता है जो कि मिक्स कल्चर से गए लोग वहाँ जाके बसे और वहाँ के वातावरण के अनुरूप उन्होंने अपने को ढाला और अमेरिका को एक श्रेष्ठ राष्ट्र के बनाने में, निर्माण में सहयोग दिया। अब आप देखिए कि जो भी गया है वो अपने भारत से पढ़ करके, जिसे ब्रेन ड्रेन कहते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक इत्यादि लोग वहाँ जा करके भारत से कहते हैं ब्रेन ड्रेन हुआ। उन्होंने अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी उस देश को दी और उस देश की संपदा को बढ़ाने में, उस देश का उत्थान करने में और उस देश के नागरिक बन करके वहाँ पे उसकी सेवा की। एवज में उनको एक अच्छा जीवन यापन करने के लिए जो निर्धारित आय होती है उसमें सहयोग मिला। अब इतिहास गवाह है कि 1492 के बाद अंग्रेजों ने अपना विस्तारवादी, क्योंकि जो औद्योगिक क्रांति हुई उसके सबसे फायदा अंग्रेजों ने लिया और उनकी विस्तारवादी नीति के तहत 1607 ईस्वी में एक ब्रिटिश यात्री सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में आया और उसने कुछ जमीन मांगी कि हम यहाँ पे कुछ व्यापार करना चाहते हैं। जहांगीर के बारे में मालूम होना चाहिए कि वो अकबर के पुत्र थे और हमेशा नशे में रहते थे, अफीम का सेवन करते थे। उनकी पत्नी नूरजहां पूरा शासन व्यवस्था संभालते थे। वो जो है व्यापार करने की अनुमति पा गए और उन्होंने सूरत के बंदरगाह, मुगल काल का उस समय जो बंदरगाह था, समुद्री बंदरगाह, वो सूरत था, वहाँ पे तंबाकू उतारा। उस समय भारत में तंबाकू का प्रचलन नहीं था, लेकिन वो तंबाकू का एक नशे की चीज़ थी, उसका वो व्यापार करना चाहते थे। इसीलिए हमारे यहाँ गाँव में और भोजपुरी भाषा में तंबाकू को लोग सुरती कहते हैं, क्योंकि वो तंबाकू जो है सूरत के बंदरगाह पे उतरा और उसका फिर प्रचार प्रसार होते होते पूरे भारत में फैला। आप लोग देख रहे हैं कि आज तंबाकू कितना प्रचलित हो गया है, सिगरेट, बीड़ी और इत्यादि इत्यादि उत्पादों में उसका यूज है। तो वहाँ से तंबाकू का व्यापार उन्होंने भारत में किया और उससे धीरे धीरे बढ़ते उनकी ये हालत हो गई कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1757 ईस्वी में भारत पर अपना राज स्थापित कर लिया, क्रमशः, क्योंकि उस समय भारत की व्यवस्था एक तरह से बंगाल से चलती थी। तो 1757 के प्लासी युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव नामक अंग्रेज ने सिराजुद्दौला को हराया और उसके सेनापति मीर जाफर ने उसको धोखा दिया था। मीर जाफर को उन्होंने एक तरह से खरीद लिया था और मीर जाफर ने सिराजुद्दौला को धोखा दिया और 1757 में बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला परास्त हो गया और उन्होंने एक डमी मीर जाफर को वहाँ का नवाब घोषित करके सारी व्यवस्था छद्म रूप से अपने हाथ में ले ली। यानी 1607 से 1757 के बीच का जो इतिहास था वो धीरे धीरे कब्जा करने का इतिहास था और 1757 में ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल के नवाब का उत्तराधिकार प्राप्त करके संपूर्ण भारत पे राज करने लगी। 1757 से 1857 तक का इतिहास ये रहा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पे राज करती थी। अब आप इसी इतिहास को अमेरिका पर ले जाएं तो आप पाएंगे कि ये अंग्रेज अमेरिका में भी घुस गए और वहाँ के संपत्ति का दोहन वहाँ आरंभ किया। जॉर्ज वाशिंगटन के नेतृत्व में अमेरिकन ने इन ब्रिटिशर्स को वहाँ से भगा दिया और वही लॉर्ड कॉर्नवालिस उस समय अंग्रेजों का सेनापति था, वो परास्त कर दिया जॉर्ज वाशिंगटन ने और 1776 ईस्वी में अमेरिका को आजादी मिली। और इधर 1757 में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत का राज करने लगी।
वही लॉर्ड कॉर्नवालिस जो वहां से हारा हुआ था, वो बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी के एक गवर्नर जनरल के रूप में भारत में आया और यहाँ पे उसने तमाम इस्तेमारी बंदोबस्त और क्या क्या व्यवस्थाएं, उस समय की सिविल सर्विस व्यवस्था इत्यादि किया। फिर वापस गया, फिर वो आया 1801 में और पूरा जमीनों का पैमाइश करना शुरू किया और 1805 में आके गाजीपुर में उसकी डेथ हो गई। यानी जो अंग्रेज को, सेनापति को जॉर्ज वाशिंगटन ने अमेरिका से परास्त करके उसको उखाड़ दिया, वो भारत में आकर के उसी व्यवस्था की नींव डाली। यानी उस समय का भारत उस समय बिखरा हुआ था, संयुक्त नहीं था। नहीं वही व्यवस्था अगर यहाँ हुई होती तो हम आज इस तरह के उदाहरण को न देखते। उसी दौरान 18वीं शताब्दी के उसी दौरान फ्रेंच रिवॉल्यूशन भी हुआ था और पूरे विश्व में एक जनमानस चेतना के द्वार के रूप में उभर रहा था। भारत में आकर के इन सबों ने लूटपाट शुरू की और कहते हैं कि भारत पे तमाम तरह के आक्रमण उस दौरान हुए और नादिर शाह ने 1739 में आक्रमण करके कोहिनूर हीरा ले गया। उस कोहिनूर हीरे के लिए भी बड़ी कहानियां हुई। फिर उस कोहिनूर हीरे को राजा रणजीत सिंह ने प्राप्त किया अफगानों से और उनके अवसान के बाद वही कोहिनूर हीरा अंग्रेजों को ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा प्राप्त हुई और जो ब्रिटिश क्राउन को उन्होंने दे दिया। और आज भी ब्रिटिश क्राउन में वो कोहिनूर हीरा जड़ा हुआ है। कहते हैं लूट का धन लोग छुपाते हैं, लेकिन अंग्रेज तो लूट के धन को भी अपने सम्मान के रूप में उस ब्रिटिश क्राउन में आज भी है। लेकिन कोहिनूर हीरे का भी एक इतिहास है कि जिसके पास गया उसका पतन हुआ। 1857 की जो क्रांति हुई, जो आधी अधूरी क्रांति हो गई, जिसे अंग्रेज इतिहासकारों ने सिपाही म्यूटिनी कहा, लेकिन वास्तव में क्रांति थी। उस समय कुछ रजवाड़ों ने अंग्रेजों का साथ दिया, जिसमें रानी झांसी को मरवाने में ग्वालियर के राजघराने का हाथ था और पटियाला के राजघराने ने भी अंग्रेजों का साथ दिया था। अगर ये सम्मिलित रूप से क्रांति हुई होती तो शायद भारत 1857 में ही आज़ाद भी हो सकता था। खैर, इतिहास का विषय है कि 1857 के बाद ये भारत का राज सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन चला गया और 1857 से 1947 का जो इतिहास है वो बड़ा ही उठापटक वाला इतिहास है। उसी दौरान भारत में एक वैचारिक बौद्धिक क्रांति का जन्म लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने राष्ट्रवादी विचारधारा के तहत 1893 में गणेश उत्सव प्रारंभ किया। महर्षि अरविंद के लिटरेचर भी उसी दौरान पुष्पित और पल्लवित हो रहे थे, लिखे जा रहे थे। और स्वामी विवेकानंद का जो उद्घोष हुआ 1893 शिकागो, उसके द्वारा हमारे भारतीय जनमानस विशेषकर युवाओं को उन्होंने झकझोर किया। ये इतिहास गवाह है कि उस दौरान क्रांतिकारियों के यहाँ जो ब्रिटिशर्स के छापे पड़ते थे तो विवेकानंद जी का साहित्य मिलता था। तो विवेकानंद की बातों में इतना दम था कि उन्होंने सबको कहा था कि वो नास्तिक है जिसका अपने ऊपर विश्वास नहीं है, नास्तिक वो नहीं है जिसका कि ईश्वर पर विश्वास नहीं है। और उत्तिष्ठ जागृत प्राप्त बरान निबोधियत का जो उद्घोष है वो हमारे उपनिषदों से लिया हुआ उद्घोष था। और आज की अवस्था में 1492 या 1500 शताब्दी के आसपास का भारत इतना समृद्ध रहा होगा कि वास्को डिगामा 1498 में मालाबार में जब आया, मालाबार तट पर उतरा, तो उसने अपने इस बात को बड़ा उपलब्धि, पुर्तगीज वो यात्री था, कि हमने भारत का मार्ग खोज लिया है, भारत का जो मार्ग है उनको मिल गया था। इसी को उन्होंने एक उपलब्धि मानी, क्योंकि वहाँ से व्यापार इत्यादि उनको करने में सुविधा होती है।
यानी उस समय अमेरिका तो अस्तित्व में नहीं था। स्पेनिश, यूरोपियन, ब्रिटिशर्स, डच, फ्रेंच सब भारत के लिए भागे जा रहे थे, यानी सबको भारत से व्यापार करना था। तो वो गौरवशाली परंपरा आते आते इन लुटेरों ने भारत को गुलाम बना दिया और आज हम नौकरी की तलाश में इन्हीं के यहाँ जा रहे हैं जिनका कोई वजूद नहीं था। तो जो औद्योगिक क्रांति से ब्रिटेन आगे बढ़ा, उसी तरह से अमेरिका बढ़ा, क्योंकि ये जितने इलेक्ट्रॉनिक्स के उन्नतियां हुई उसमें अमेरिका आगे गया। एप्पल जैसी कंपनियां वहाँ पे बनी, माइक्रोसॉफ्ट वाली कंपनियां बनी, गूगल बनी, और जो उनका सिलिकॉन वैली है ये सब बना। उसको बनाने में हमारे भारतीयों का भी बड़ा योगदान है। आज H1B वीसा के द्वारा हमको वहाँ से हटाया जा रहा है, हमको वहाँ से भगाया जा रहा है। तो आइए इस बात का चिंतन करें कि क्या हमारे भारत में सारी चीज़ें, सुविधाएं नहीं हो सकती? क्या हम अमेरिका के बिल्कुल पैरेलल सिलिकॉन वैली भारत में नहीं बना सकते, बेंगलुरु में नहीं बना सकते, हैदराबाद जिसे साइबराबाद भी कहते हैं नहीं बना सकते? आइए इस बात पे विचार करें कि हम स्वदेशी भारत, ऐसा भारत बनाएं कि पूरा विश्व हमें वही अस्तित्व दे, वही पहचान दे जो प्राचीन भारत में था और मध्य काल में भी था। यहाँ तक कि मुगल काल में भी जो हमारी ट्रेड था और जो हमारे प्रोडक्ट थे, पूरे विश्व के GDP का 26% हमारे पास होता था। कहाँ वो परंपराएं चली गई, किस तरह से उसको सिलसिलेवार ढंग से पूरा 190 वर्ष तक अंग्रेजों ने लूटा है और लूट करके इसको खोखला कर दिया है। उस समय का अविभाजित भारत में बांग्लादेश था, जहाँ ढाका का मलमल की बड़ी चर्चा होती थी और सारे टेक्सटाइल मिलें कानपुर में और यहाँ सब होती थी। और धीरे धीरे मैनचेस्टर के मिलों को कपड़े बनाने के लिए उन्होंने हमारे देश के उद्योगों को नष्ट किया। ये बड़ी प्राचीन ट्रेड वार है। आज अमेरिका टैरिफ वार कर रहा है, 50% तक टैरिफ। ये शत्रु राष्ट्र की तरह अमेरिका बिहेव कर रहा है। H1B वीसा, टैरिफ वार इत्यादि इत्यादि अनेकों उसने कहा, क्योंकि भारत को भरता हुआ देख के वो लोग हिल गए। भारत में अपार क्षमताएं हैं, कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है, लेकिन पूरे विश्व को खिलाने की क्षमता है। तो बंधुओं, आइए उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान निबोधेत का जो उद्घोष हमारे उपनिषद ने किया है, जिसका एक प्रचंड वाहक के रूप में, संदेश वाहक के रूप में स्वामी विवेकानंद जी थे। आइए उस उद्घोष को फिर से हम अपने ऊपर लगाएं और भारत में बनी हुई स्वदेशी चीज़ों का ऐसा विकास करें कि पूरा विश्व एक बार फिर से भारत की ओर आकर्षित हो और भारतीय व्यवस्था 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी आज है, शीघ्र ही 10 ट्रिलियन की इकोनॉमी या इससे भी आगे जाए। 2047 तक ये 50 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाए। मेरे मुंह में आज जो है नवरात्र के प्रथम दिन से जो वाक्य निकला है, तो हो सकता है ब्रह्म वाक्य हो जाए, वृथा न हो देव ऋषिवाणी। तो कोई समय दूर नहीं है कि किसी दिन भारत 50 ट्रिलियन की इकोनॉमी आने वाले 25 सालों के अंदर बन सकता है। भले ही आज 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, लेकिन ये किसी 50 ट्रिलियन, अभी पहले 10 ट्रिलियन इकोनॉमी बने, फिर 50 ट्रिलियन की इकोनॉमी बने। क्योंकि 140 करोड़ लोगों का देश ये भूखे नंगों का देश नहीं है। हम आत्मनिर्भर भारत हैं। हम अपने दम पे पूरे विश्व को खाना खिलाने की औकात रखते हैं। हम किसी के आगे कटोरा लेके भीख मांगने वाली स्थिति में नहीं है। हमारे अंदर इतनी क्षमताएं हैं कि हम अपने मेहनत के बल पे एक सिलिकॉन वैली भारत में भी बना सकते हैं और उसका आगाज हो चुका है। अगर कोई लोग हमें कमज़ोर समझ रहे हैं तो उनकी ये बड़ी भूल है। भारत आत्मनिर्भर भारत बनेगा। स्वामी विवेकानंद का जो उद्घोष 1893 में हुआ था, वो उद्घोष आज भी प्रासंगिक है।
आज भी हमारे युवा अगर सोच लें, ठान लें, तो हमारे यहाँ बहुत सारे स्टार्टअप हैं, हमारे यहाँ एंटरप्रेन्योर्स हैं, और उन्होंने जो अगर ठान लिया है कि हमें भारत को भारत बनाना है तो उसमें सफल हो। तो आज नवरात्र के प्रथम दिन आप लोगों को एक बार पुनः नवरात्र की बड़ी कोटिसा शुभकामनाएं। देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद, माँ भगवती को प्रसिद्ध करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यहाँ यह बताना समीचीन लगता है कि 1962 में भारत चीन के युद्ध में भारत बड़ा कमजोर पड़ रहा था और चीन घुसता हुआ जा रहा था। उसमें दतिया में एक स्वामी जी थे, आज वहाँ पे दतिया में भी एक शक्तिपीठ है जिसकी स्थापना उस स्वामी जी ने की थी, और उन्होंने चीन को युद्ध को रोकने के लिए एक यज्ञ शुरू कर दिया था। बताते हैं उस यज्ञ का स्थल आज भी है, मैंने उसको देखा भी है। स्वामी जी के यज्ञ का ऐसा प्रभाव था कि एकाएक चीन ने युद्ध रोक दिया था, किसी को पता नहीं चला कि क्यों एकाएक युद्ध रुका। तो हमारे आध्यात्मिक गुरुओं में वो शक्ति बल है कि भारत को वो आशीर्वाद दे दें, तो भारत आज भी अपने अध्यात्म बल के द्वारा पूरे विश्व पे छा सकता है। और ऐसे साधु, ऐसे स्वामी, ऐसे आध्यात्मिक शक्तियों से पूर्ण मनुष्य, इस आध्यात्मिक महापुरुष इस धरती पे, भारत की धरती पे आज भी विराजमान है। हम उनका आह्वान करते हैं कि भारत माँ की इन सपूतों को आशीर्वाद दें, तो भारत माता के सपूत समृद्धि की तरफ आगे बढ़ाएं, व्यापार वाणिज्य में भारत को पुनः नंबर 1 करें और पूरे विश्व पे भारत को सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त हो। आइए इस त्यौहार को हम मनाते हैं और माँ शक्ति, माँ दुर्गा की आराधना के द्वारा वो शक्ति बल प्राप्त करते हैं। राम की शक्ति पूजा से अपने कार्यक्रम का समापन करेंगे। निराला ने, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने एक कविता लिखी थी राम की शक्ति पूजा। उसमें भगवान राम और रावण के बीच जो शक्ति का संघर्ष था, उसमें उस समय भगवान राम थोड़ा कमजोर पड़ रहे थे, तो उनकी मन स्थिति का वर्णन करते हुए उन्होंने राम की शक्ति पूजा नामक एक कविता की रचना की है, जो कि बड़ा ही प्रासंगिक है, क्योंकि आज वो इसी संदर्भ में हमें उसको देखना है कि किस तरह से हमारी इस समय क्षमता को देवी माँ दुर्गा के आशीर्वाद की अत्यंत आवश्यकता है। उसके आखिरी कुछ छंद हमें पढ़ने को मिले हैं, मैं पढ़ रहा हूँ। साधु साधु साधक धीर, धर्म धन धन्य राम, कह लिया भगवती ने राघव का हस्त थाम। देखा राम ने सामने श्री दुर्गा भास्वर, वाम पद असुर स्कंद पर रहा दक्षिण हरि पर। ज्योतिर्मय रूप हस्त 10 विविध हस्त सर्जित, मद स्मित मुख लख हुई विश्व की श्री लज्जित। है दक्षिण में लक्ष्मी सरस्वती, वाम भाग दक्षिण गणेश कार्तिक, बाएं रण रंगराप। मस्तक पर शंकर, पद पद्मों पर श्रद्धाबर, श्री राघव हुए प्रणत मन स्वर वंदन कर। होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन, कह महाशक्ति राम के बदन में हुई लीन। ये पूरी कविता बड़ी लंबी कविता है, उसका जो सार्थक अंश है उसको मैंने सुनाया। और जैसे भगवान राम को शक्ति की उपासना से उनको शक्ति प्राप्त हुई कि उन्होंने रावण पर विजय प्राप्त हुई, इसी हिसाब से हमारे देश के युवकों को शक्ति प्राप्त हो कि भारत को आर्थिक समृद्धि में विश्व का नंबर 1 राष्ट्र बनाने का पुनः प्रयास करें और भारत को नंबर 1 राष्ट्र बनने में मदद करें। तो शंकर प्रसाद जी ने भी अपनी कविता में लिखा है, शक्ति के विद्युत कण यत्र तत्र जो बिखरे, हो निरुपाय समन्वय उनका करे समस्त, विजयनी मानवता हो जाए
शक्ति के विद्युत कण यत्र तत्र बिखरे हो निरुपाय, समन्वय उनका करे समस्त, विजयनी मानवता हो जाए। ये जयशंकर प्रसाद की रचना कामायनी से लिया हुआ है। इसी तरह से हमें शक्ति के विद्युत कण जो इधर उधर बिखरे हैं, निरुपाय हैं, उनको समन्वय करके इकट्ठा करना है। और कहते हैं संघे शक्ति कलयुगे, कलयुग में संघ में शक्ति होती है, यानी मिलजुल कर कार्य करेंगे तो हमें शक्ति प्राप्त होगी। आप सबको नवरात्रि की खूब सा सुकुनाना शुभकामनाएं पुनः से। आप लोगों के मन में अच्छे विचार आए, पॉजिटिव वाइब्रेशन आए और देश के उत्थान में, राष्ट्र के उत्थान में, समाज के उत्थान में, विश्व बंधुत्व का भाव उठाने में आप लोग माँ देवी शक्ति की आराधना करें और उसे जो शक्ति ऊर्जा प्राप्त होती है उसका मानवता के कल्याण में पूरी तरह से प्रयोग करें। नमस्कार।